गुड इवनिंग बच्चों। कल हमने चैप्टर नंबर 7 शुरू किया था। चैप्टर नंबर 7 जो है वो शुरू किया था। इसके अंदर हमने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो था उसकी बात हमने कर ली थी। एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन की जो हमने बात जो थी वो कर ली थी। आज हम नए जो परमाणु मॉडल है वो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि थॉमसन का परमाणु मॉडल, किसका? थॉमसन का परमाणु मॉडल जो है उसकी बात हम लोग करेंगे। थॉमसन के परमाणु मॉडल की हम लोग बात जो है वो करेंगे कि थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या होता है। तो वैज्ञानिक था डॉक्टर सर बोल सकते हो जे थॉमसन। कौन थे? सर जे थॉमसन। सर जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1898 में इसे प्रस्तुत किया था। कब किया था? 1898 में इसे प्रस्तुत जो है वो किया था। ठीक है। इन्होंने जब क्या है इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की खोज हुई थी तब परमाणु में इन इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की आंतरिक संरचना को समझाने के लिए क्या है ये मॉडल प्रस्तुत किए गए। किसको? इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन जो है इनकी आंतरिक संरचना को समझाने के लिए क्या किया गया था, जो है मॉडल प्रस्तुत किया गया था। तो परमाणु संरचना से संबंधित ये पहला मॉडल था। क्या था? परमाणु संरचना से संबंधित यह पहला मॉडल था। कौन सा? थॉमसन का परमाणु मॉडल। किसका? थॉमसन का एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन। आपको एनसीईआरटी की किताब के अंदर ये थॉमसन नाम भी मिल सकता है, तो दोनों ही सही है, थॉमसन या थॉमसन। इन्होंने प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार इनका क्या कहना था? इनके अनुसार परमाणु जो है वो 10 की पावर -10 मीटर के आकार का एक धनावेशित गोला होता है। क्या कहना था इनका? कि परमाणु जो होता है वो 10 की पावर -10 मीटर के आकार का 10 मीटर के आकार का एक धनावेशित गोला होता है। एक धनावेशित गोला होता है। अर्थात इनका कहने का मतलब यह था आकार जो है वो गोलाकार और पूरा धनावेशित। ठीक है। और इसका आकार कितना? 10 की पावर -10, जो बहुत छोटा होता है। इसको खुली आंखों से देखना बहुत ही मुश्किल है। इसे एक विकसित माइक्रोस्कोप द्वारा ही क्या है देखा जा सकता है, जिसमें समान मात्रा में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जो वितरित रहते हैं। समान मात्रा में जो ऋणावेशित मतलब पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी, जो ऋणावेशित थे। क्या थे? ऋणावेशित, अर्थात नेगेटिव चार्ज वाले थे। इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया। क्या कहा गया इसको? प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया। कौन सा मॉडल? प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया। प्लम पुडिंग मॉडल जो है वो भी इसको कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि यह एक प्रकार का क्रिसमस केक की तरह होता है। किसकी तरह होता है? क्रिसमस केक की तरह होता है। किसकी तरह होता है? क्रिसमस केक की तरह। यहाँ धनावेश को पुडिंग की तरह माना गया है। धनावेश को किसकी तरह माना गया है? धनावेश भाग जो होता है उसको पुडिंग भाग की तरह माना गया है। ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रॉन प्लम की तरह लगे होते हैं तथा जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन हैं वो किसकी तरह लगे हुए थे? प्लम की तरह लगे हुए रहते हैं। आपको बता देता हूं ये क्या है। एक प्रकार का किशमिश केक होता है प्लम पुडिंग, जिसमें पुडिंग जो है उसको धनावेशित भाग माना गया है। ठीक है। और प्लम जो है
वो इलेक्ट्रॉन की तरह, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन की तरह लगे हुए रहते हैं। ठीक है, इसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में बूंदी के लड्डू या तरबूज की तरह भी समझाया जा सकता है कि तरबूज देखिए गोलाकार तो होता ही है। ठीक है, तरबूज का ये पूरा भाग जो है वो तो क्या हो गया, इसके अंदर जो इसका गिरी का भाग होता है, तरबूज का लाल गिरी का जो भाग होता है वो तो हो गया धनावेशित भाग। क्या हो गया, ध्यान से समझना, धनावेशित भाग हो गया। और जो बीज लगे हुए होते हैं इस प्रकार से माइनस वाले, अर्थात ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन जो लगे हुए होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जो है ऋणावेशित भाग इसका कहलाता है। तो इसे तरबूज से भी समझा जा सकता है। तरबूज का लाल भाग धनावेश की तरह तथा मध्य में लगे बीज जो है वो इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं। इस मॉडल में थॉमसन ने यह भी स्पष्ट किया कि परमाणु में धनावेश तथा ऋणावेश की मात्रा समान होती है। इन्होंने ये भी बताया था कि परमाणु जो होता है, ये मान लीजिए एक परमाणु की संरचना है 10⁻⁻10 मीटर की आकार का होता है। इसमें ऋणावेश और धनावेश की जो मात्रा है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जो मात्रा होती है वो बराबर होती है, अर्थात पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तथा परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, और परमाणु जो होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। ये बातें थॉमसन ने बताई थी। इस सिद्धांत से परमाणु का विद्युतीय रूप उदासीन होना तो स्पष्ट हो गया। भाई थॉमसन के इस परमाणु मॉडल से क्या हो गया कि यह स्पष्ट हो गया कि विद्युतीय रूप से क्या होता है, परमाणु उदासीन होता है, अर्थात इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यह प्रतिरूप जो है रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग को नहीं समझा सका, लेकिन आगे चलकर एक वैज्ञानिक और थे रदरफोर्ड, उन्होंने एक स्वर्ण पत्र प्रयोग दिया था। क्या दिया था, अभी बात करेंगे। स्वर्ण पत्र प्रयोग दिया था, उसको ये जो इनका प्रयोग था वो नहीं स्पष्ट कर पाया था। क्या नहीं कर पाया था, स्पष्ट जो है वो नहीं कर पाया था। अतः यह सिद्धांत शीघ्र ही क्या हो गया, निरस्त कर दिया गया और केवल ऐतिहासिक महत्व के लिए रह गया। इसलिए इस सिद्धांत को क्या कर दिया गया, बाद में निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार से इसको नहीं माना गया, लेकिन यह ऐतिहासिक महत्व के लिए आज हम इसको पढ़ रहे हैं कि जे थॉमसन ने भी परमाणु मॉडल दिया था, प्लंक पुडिंग मॉडल जो है वो दिया था। प्रश्न यहाँ से ही आता है, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद में नए वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड, अभी आपको बताया मैंने। रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग क्या था जिसे जे थॉमसन नहीं समझा पाए, स्वर्ण पत्र प्रयोग। बात करते हैं स्वर्ण पत्र प्रयोग की, तो बहुत ही शानदार प्रयोग है, ध्यान से आप लोग इसको सुनना। वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, पूरा नाम था अर्नेस्ट, 9th क्लास में पढ़ के आए हो लेकिन फिर से पढ़ लेते हैं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। कौन थे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तथा साथ में इनके शिष्य, साथ में कौन थे, इनके शिष्य। इन्होंने ये प्रयोग 1911 में दिया था। कब दिया था, 1911 में। इन्होंने क्या किया, एक बहुत पतली सोने की बहुत पतली एक झिल्ली ली। क्या ली, सोने की बहुत पतली एक झिल्ली ली जिसका आकार 10⁻⁻ जो 7 मीटर था, या 100 नैनोमीटर आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। ये ली, इस पर इन्होंने एल्फा कणों की बमबारी की। किसकी बमबारी की, एल्फा कणों की बमबारी की। ध्यान से सुनना, अर्नेस्ट रदरफोर्ड और उनके शिष्यों ने 1911 में एक सोने की बहुत पतली पन्नी ली और उस पर एल्फा कणों की बमबारी की। इसमें सोने की पतली झिल्ली पर उच्च ऊर्जा वाले एल्फा कणों या हीलियम के कण बोल सकते हो, किसके, हीलियम के कणों की बमबारी की गई। तो झिल्ली के चार और झिल्ली जो थी उसके चारों तरफ इन्होंने ZnS जिंक सल्फेट का लेप किया। जिंक सल्फेट का क्या कर दिया, लेप कर दिया, जिससे कि बमबारी जो हुई उसके बाद एल्फा कण इस पर्दे पर टकराकर फ्लैश उत्पन्न किया। ZnS का लेप क्यों किया गया पर्दे पर, क्योंकि जैसे ही एल्फा कणों की बमबारी हुई तो उनका जो फ्लैश है वो क्या हुआ, उत्पन्न
हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? फ्लैश उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अल्फा कण की दिशा जो है वो आसानी से ज्ञात हुई। अल्फा कणों की जो डायरेक्शन थी या जो दिशा थी उसका आसानी से पता चला। ये तो प्रयोग था। अब प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकले उनकी हम बात करेंगे। तो एक बार आप लोग फिर से प्रयोग देखिए, इन्होंने क्या किया था और प्रयोग इनका जो था वो क्या था। इन्होंने एक सोने की पतली पन्नी ली, ये मान लीजिए सोने की पतली पन्नी। ये सोने की पतली पन्नी ले ली इन्होंने। लेने के बाद में इसके चारों ओर इन्होंने एक वर्ताकार पर्दा लगाया। ये इन्होंने इस प्रकार से एक इसके चारों ओर क्या लगाया? पर्दा लगाया। और इस पर्दे पर इन्होंने क्या किया? ZnS का लेप कर दिया। किसका लेप कर दिया? ZnS, जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया। यह आपके सोने की पन्नी हो गई 10⁻⁻10 मीटर आकार की। ठीक है। अब इस पर क्या किया इन्होंने? अल्फा कणों की बौछार की। किसकी बौछार की? अल्फा कणों की जो है इन्होंने बौछार की। यहां से इन्होंने इस पर अल्फा जो कण थे उनकी बौछार की। किस पे? इस सोने की पतली पन्नी पर। सोने की पतली पन्नी पर इन्होंने अल्फा कणों की क्या की? बौछार की। तो ये इनका प्रयोग था। इस प्रयोग के फलस्वरूप इस पर्दे पे जो ZnS का लेप किया हुआ है, जैसे ही इन्होंने ये किरणें डाली तो फ्लैश उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? फ्लैश। और फ्लैश उत्पन्न हुआ तो उससे क्या है? अल्फा कणों की क्या दिशा थी उस डायरेक्शन का पता चल गया। तो इस प्रकार से इनके शिष्य और इन्होंने प्रयोग किया। तो इनके इस प्रयोग से जो है वो क्या प्रक्षेपण जो है वो प्रेक्षण जो है वो क्या प्राप्त हुए उनकी हम लोग बात करते हैं। पहला कि जैसे ही अल्फा कणों की बौछार करवाई तो इस सोने की झिल्ली से बिना विक्षेपित हुए निकल गए। भाई अधिकांश जो हैं कण वो क्या हुए? इससे विक्षेपित हुए, मतलब बिना मुड़े जो है सीधे निकल गए। जैसे मान लीजिए ये परमाणु हो गया, ठीक है, सोने की पतली पन्नी होगी, ये इसका बीच का भाग हो गया, ठीक है, और ये यहाँ से हम करवा रहे हैं अल्फा कणों की बौछार। तो बहुत सारे कण जो हैं वो सीधे निकल गए इस प्रकार से। इस प्रकार से क्या हुए? सीधे निकल गए। पहली बात तो ये सामने आई, ठीक है। दूसरी बात कि बहुत कम अल्फा कण कुछ अंश कोण में विक्षेपित हुए, कि बहुत ही कम इस प्रकार से विक्षेपित हुए, बहुत ही कम कण इस प्रकार से क्या हुए? विक्षेपित हुए। ठीक है। इसके बाद में तीसरा क्या कि 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण विक्षेपण 180 डिग्री कोण से हुआ। कि इन 20,000 अल्फा कणों में से कितने में से? 20,000 में से एक कण इस झिल्ली से टकराकर वापस उसी मार्ग पे 180 डिग्री के कोण पे वापस लौट गया। देखिए इसका तीर का चिन्ह किधर है? इधर है। बाकी का अधिकांश सीधे निकल गए, कुछ विक्षेपित हुए। एक ऐसा था जो 180 डिग्री के कोण विक्षेपित हुआ था, जिस मार्ग से गया था उसी मार्ग से क्या हो गया? वापस लौट गया। अब इस प्रयोग के जो निष्कर्ष निकले वो निष्कर्ष क्या होंगे उनके हम बात कल करेंगे।